एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हर किसी की जिंदगी अपने आप में ही एक कहानी है। एवरीवन्स लाइफ इज स्टोरी इन इटसेल्फ, राइट। हर किसी का जीवन एक कहानी की तरह ही होता है और कहानियों ने हमारे जीवन को बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। कहानियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, असिस्टेंस रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस किया है। और भारत में तो आप जानते ही हैं कि कितने बड़े महान साहित्यकार रहे हैं, कितने बड़े महान लेखक रहे हैं। वो चाहे पंडित विष्णु शर्मा जी हो, वो मैथिली शरण गुप्त जी हो, या फिर नाम लूंगा तो लिस्ट काफी आगे तक जाएगी। कहानी के जरिए कुछ भी सीखना काफी इंटरेस्टिंग होता है, इंसाइटिंग होता है, थॉट प्रोवोकिंग होता है, इन्फ्लुएंशियल होता है और हमारे ऊपर एक अलग इंप्रेशन और एक अलग इन्फ्लुएंस वो बियर करता है, हमारे पर एक अलग असर डालता है। और कहानी के जरिए किसी भी चीज को सीखना काफी रोचक होता है, मनोरंजक होता है। एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। आज हम शुरू करें एक नई सीरीज, द इंग्लिश स्कॉलर सीरीज, जिसमें हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही फंडामेंटल बेसिक इंग्लिश शुरू करने की सीखने की कोशिश करेंगे। एंड एट द सेम टाइम इसको आप फंडामेंटल बोलिए, आप इसको बेसिक बोलिए, आप इसको एडवांस बोलिए, लेकिन हमारा अटेम्प्ट और हमारा एफर्ट सिर्फ इस डायरेक्शन में है कि कोई भी कुछ बोले तो उसके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। दैट्स द सोल मोटो ऑफ इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट के सी दिस ऑल कंसिडरेशंस, दिस ऑल assumptions के ये बेसिक लैंग्वेज है, ये फंडामेंटल लैंग्वेज है, ये एलिमेंट्री लैंग्वेज है, ये एडवांस लैंग्वेज है, ये सब मायने नहीं रखता है। First thing is that you should be able to make sentences correctly and your sentences should not have any grammatical mistakes. तो चलो आज एक बहुत ही बेहतरीन, मनोरंजक, एक एंटरटेनिंग सफर शुरू करते हैं द इंग्लिश स्कॉलर सीरीज के साथ। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी का बैकग्राउंड बताता हूं। सारी स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी में और उसके बाद उस स्टोरी को हम सीखेंगे इंग्लिश में, बहुत ही सीधे, बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल वे में, जो आपको आज बहुत इंफ्लुएंस करने वाला है। यह मेथड आपको बहुत इंफ्लुएंस करेगा और बहुत हेल्प भी करेगा इंग्लिश को बेटर, अच्छी तरह से सीखने में। यह थिमप्पा है, इसका नाम थिमप्पा है। और थिमप्पा एक बर्ड कैचर है, आप उसे हंटर कह सकते हैं, आप उसे बर्ड कैचर कह सकते हैं। और ये रोज सुबह जल्दी उठता है और आप जानते हो कि कोई हंटर होगा, कोई शेपर्ड होगा, फार्मर होगा, ये सुबह जल्दी उठते हैं, इनके जीवन का एक नियम होता है। ये घने जंगलों में जाता है और घने जंगल को हम क्या बोलते हैं? डेंस फॉरेस्ट, थिक फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, डेंस फॉरेस्ट या फिर थिक फॉरेस्ट। यहां पर आपकी वोकैबुलरी भी एनरिच होगी, यहां पर आपको ऑर्गेनाइजेशन भी आएगा, यहां पर आपको प्रेजेंटेशन भी आएगा और यहां पर आपको एक मॉरल भी आएगा एंड में। स्टोरी बहुत सारी चीजें देती है, मॉरल्स देती है, एथिक्स देती है, वैल्यूज देती है, करेज देती है और क्या क्या नहीं देती। ये घने जंगल में जाता है और ये कुछ पंछियों को पकड़ता है, कैच, ये कुछ पंछियों को पकड़ता है और वो जंगल के रास्ते एक सिटी मार्केट में जाता है। यहां सिटी मार्केट है, ये सिटी मार्केट में जाता है और उन पंछियों को बेच देता है और जो कुछ भी कमाता है उससे अपना वो घर परिवार चलाता है, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता है। उसकी एक हैप्पी फैमिली है जिसमें उसके 2 बच्चे और उसकी पत्नी है और बर्ड्स को पकड़कर उन्हें सिटी मार्केट में बेचकर वह अपने जिंदगी का निर्वाहन करता है। एक दिन हमेशा की तरह वो सुबह जल्दी उठा, उसने कुछ पंछियों को पकड़ा क्योंकि उसका नियम था वो, और वो जंगल गया, उसने कुछ पंछियों को पकड़ा और पकड़ने के बाद वो सिटी मार्केट जा रहा था जंगल के इसी रास्ते से। लेकिन रास्ते में अचानक उसकी नजर पड़ी एक बहुत ही कॉस्टली और रेयर बर्ड पे, जो महंगा भी था और काफी विलक्षण बर्ड था। उसकी नजर उस पर पड़ी और उसने सोचा कि अगर मैं इस पंछी को पकड़ता हूं तो मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर उस रेयर और कॉस्टली बर्ड को पकड़ना है तो उसे हाथ में के पंछियों को छोड़ना है या छोड़ना पड़ेगा, और अगर वो उस कॉस्टली पंछी को नहीं पकड़ पाता है तो वो अपने सारे बर्ड्स को खो देगा, कॉस्टली पंछा भी चला जाएगा। अगर वो उसे पकड़ने में नाकामयाब रहा तो कॉस्टली और रेयर बर्ड भी चला जाएगा और हाथ में के पंछी भी वो खो बैठेगा।
फाइनली वो अपने लालच बोलिए या फिर हो सकता है कि उसके अंदर एक इनकॉम्पिटेंस की भावना आ गई हो, उसके अंदर लगा हो कि चलो काय को रिस्क लेते हैं, राइट। तो थिम्माप्पा रिस्क नहीं लेता है, वो अपने हाथ में एक ऑर्डिनरी बर्ड्स को लेता है, वो सिटी मार्केट जाता है, उन पंछियों को बेच देता है और खुशी खुशी अपने वो घर चला जाता है, राइट। ये है हमारी स्टोरी जिसमें थिम्माप्पा ने रिस्क लेने से इनकार कर दिया। तो यहां पर इस स्टोरी से हम एक डिबेट भी छेड़ सकते हैं कि क्या थिम्माप्पा ने सही किया। थिम्माप्पा अगर एक सचमुच में कॉम्पिटेंट बर्ड कैचर है तो उसे उस रेयर और कॉस्टली बर्ड को पकड़ना चाहिए था। अगर उसने धैर्य नहीं किया, राइट, इफ ही डिड नॉट डेयर टू कैच द रेयर एंड कॉस्टली बर्ड, तो ये उसके कॉम्पिटेंस पे सवाल उठाता है। एट द सेम टाइम हमें भारत में ऐसा भी सिखाया जाता है, हमारी संस्कृति तो नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक माहौल बनाया गया है जिसमें हमें काफी कंटेंटेड रहने के लिए कहा जाता है कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, या फिर हमारे माइंडसेट को स्टार्टिंग से ही काफी कंजर्वेटिव बनाया जाता है। तो क्या ये स्टोरी ये दिखाते हैं कि थिम्माप्पा एक कंजर्वेटिव इंसान है और कंजर्वेटिव होने की वजह से संकुचित विचारों वाला इंसान है, और संकुचित विचारों वाला इंसान होने की वजह से क्या उसका कॉम्पिटेंस मतलब उससे दूर हो गया? क्या उसके संकुचित विचारधारा ने उसके प्रावीण्य को, उसके कॉम्पिटेंस को उससे छीन लिया? तो ये डिबेट का विषय भी है। यहां पर वोकैबुलरी भी जनरेट होगी, यहां पर सेंटेंस मेकिंग भी आएगा, यहां पर हमको सेंटेंस को ठीक से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, इस स्टोरी को ठीक से प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इस स्टोरी के जरिए, इस स्टोरी के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। चलिए एक स्लाइड में मैं आपको बताता हूं कि हमारी वोकैबुलरी कैसे डेवलप होगी और हम किस तरह से इस स्टोरी को ठीक से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि थिम्माप्पा कौन है? एक बर्ड कैचर है, राइट। थिम्माप्पा कौन है? एक बर्ड कैचर है, राइट। या फिर आप उसका एक हंटर भी बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, शिकारी है, ओके। अब वो रोज सुबह जल्दी जागता है, जागने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हम वेकअप बोलते हैं। गेटअप नहीं बोल सकते क्योंकि गेटअप उठना होता है। कोई बैठा है, लेटा है तो गेटअप हो सकता है, अगर लेटा हुआ है तो गेटअप हो सकता है, लेकिन अगर सोया हुआ है तो गेटअप नहीं हो सकता, वो वेकअप होगा, राइट। वो जंगल में जाता है। अब दाखिल होने के लिए जंगल में हम बोलते हैं वेंचर। और देखिए यहां पर आपको शब्दों का सही संचय करना है, सिलेक्शन करना है, राइट। वेंचर करता है क्योंकि गो नहीं हो सकता, एंटर भी नहीं हो सकता क्योंकि एंटर के लिए एंट्रेंस चाहिए, और गो इंसान कहीं भी जाए, जनरली एक डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन जा रहा है तो हम क्या बोलते हैं? गो। लेकिन वेंचर दाखिल होना था। जंगल में दाखिल होने का कोई सही रास्ता नहीं होता, आप कहीं से भी दाखिल हो सकते हो जंगल में, इसलिए हम बोलते हैं वेंचर। और आपको शायद पता भी होगा कि टाटा की एक गाड़ी भी है, टाटा वेंचर, कि इस गाड़ी में बैठिए और आप कहीं भी जाइए, आप फिक्र मत किए कि आप कहां जा रहे हैं। तो वेंचर का मतलब होता है कहीं से भी आप दाखिल हो सकते हो। तो जंगल में वेंचर होते हैं, तो जंगल में दाखिल होता है, वो कुछ पंछियों को पकड़ता है, राइट। और पंछी जो भी मिले, ऑर्डिनरी बर्ड्स को पकड़ता है, वो सिटी मार्केट जाता है और उन पंछियों को बेच देता है। बेचने को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, राइट। बेचने को हम क्या बोलते हैं? सेल। और जो कुछ भी वो कमाता है, जो कुछ भी हम क्या बोलेंगे? वॉट एवर। क्या बोलेंगे? वॉट एवर। ये सब कुछ आगे हमने लिखा हुआ है। जो कुछ भी वो कमाता है, अब कमाने को हम क्या बोलते हैं? अर्न। कमाने को हम क्या बोलते हैं? अर्न। अब यहां पर अर्न में एक विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि अर्न का सेकंड फॉर्म क्या होगा? हम अर्नड भी लगाते हैं और अर्नड भी लगाते हैं। देखिए इसका एक्चुअल बेसिक ब्रिटिश इंग्लिश में अगर देखा जाए तो अर्नड बोला जाता है, लेकिन यूजुअली अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से उसको ईडी लगा के एंड कर देते हैं, अर्नड ऐसे बोलते हैं। आप पर डिपेंड करेगा आप कैसे करोगे, राइट। तो ये एक बर्ड कैचर है, सुबह जल्दी उठता है, जंगल में दाखिल होता है, कुछ पंछियों को पकड़ता है, सिटी मार्केट जाता है और उन पंछियों को बेच देता है। सेल, सोल्ड, सोल्ड, थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगा। अगर थर्ड फॉर्म सेम रहेगा तो मैं नहीं लिखूंगा, और अगर अलग रहेगा तो मैं लिखूंगा। बेच देता है, जो कुछ भी वो कमाता है उससे अपना वो घर परिवार चलाता है। घर परिवार चलाना, देखो आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फ्रेज है ये, रन लाइवलीहुड। क्या बोल सकते हैं? रन लाइवलीहुड। अब रन का क्या हो जाएगा? रैन और रन। इसको आप एक फ्रेज में ले सकते हैं, मेक एंड्स मीट, ऐसा ही बोला जाता है। मेक एंड्स मीट ऐसा ही बोला जाता है। अब मेक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? यहां पर मेड, मेड, राइट। मेक, मेड, मेड, मेकिंग।
मेक एंड्स मीट का मतलब होता है दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना, या फिर खाने का जुगाड़ करना, रोजी रोटी कमाना। वी कैन हैव मेनी मीनिंग्स टू दिस। मेक एंड्स मीट, वह दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करता है और अपनी जिंदगी चलाता है, आप जैसे भी बोलो। एक दिन हमेशा की तरह, देखिए हम दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यूजुअल या यूजुअली, या फिर हम बोलते हैं एज यूजुअल। तो यहां पे यूजुअली का मतलब कहता है आमतौर पर, एज यूजुअल रोज की तरह, आमतौर पर वो कभी कभी होता है लेकिन वैसा ही होता है। एज यूजुअली हमेशा की तरह, हमेशा की तरह मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं, यूजुअली ही कम्स माय होम, लाइक यूजुअली इट रेन्स फ्रॉम जून टू और यूजुअली इट रेन्स हेवीली फ्रॉम जुलाई टू अगस्त, राइट। तो यूजुअली मतलब आमतौर पे जुलाई और अगस्त के महीने में बरसात होती है। और एज यूजुअली का मतलब होता है रोज की तरह, हमेशा की तरह। एज यूजुअली वी वर गोइंग टू स्कूल, राइट, एज यूजुअली वी वर गोइंग टू स्कूल, रोज की तरह हम स्कूल जा रहे थे। अब एज यूजुअली बोलना है, एज यूजुअल बोलना है, वो भी एक डिपेंड करता है। देखिए एज यूजुअली फिर ब्रिटिश इंग्लिश में एज यूजुअली का प्रयोग होता है, लेकिन एज यूजुअल हम अमेरिकन इंग्लिश में एज यूजुअली बोलते हैं। तो अब वो जंगल यूजुअली जाएगा या एज यूजुअली जाएगा? डेफिनेटली एज यूजुअली वो जंगल जाता है और वो कुछ पंछियों को पकड़ता है और वो सिटी मार्केट जा रहा होता है। जब वो सिटी मार्केट जा रहा होता है, जाने को हम क्या बोलते हैं? गो। डेफिनेटली जाने को हम क्या बोलते हैं? गो, क्योंकि एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन को जा रहा है अभी वो, राइट। तो जा रहा होता है। और जाते वक्त इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? वक्त, समय, वाइल गोइंग, सिटी मार्केट जाते वक्त उसकी नजर पड़ती है एक कॉस्टली और रेयर बर्ड पर। कॉस्टली और रेयर, जो महंगा भी था और जो विलक्षण भी था। विलक्षण मतलब जो आमतौर पर नहीं मिलता है, राइट। नजर पड़ने को क्या बोलेंगे हम लोग? हम जनरली बोलते हैं सी, वो देखता है, सी, सॉ, सीन। लेकिन हमको नजर पड़ना है, हमको बोलना क्या है यहां पे? नजर पड़ती है, तो हम क्या बोलते हैं? साइट, फॉल अपॉन। अब आपको ये चेंज करना पड़ेगा वर्ब फॉर्म के हिसाब से, फॉल अपॉन या फेल अपॉन या फिर फॉलन अपॉन। उसकी नजर पड़ती है और वो ये सोचता है कि अगर मैं इस पंछी को पकड़ता हूं तो मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूं। लेकिन एक दुविधा है, एक प्रॉब्लम है कि अगर वो उस पंछी को पकड़ने में कामयाब होता है तो बहुत सारे पैसे कमा सकता है, लेकिन अगर उस पंछी को पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ तो वो सारे बर्ड्स भी खो देगा और उसका इनकम भी चला जाएगा। वो अपने आप को संभालता है, राइट। वो ऑर्डिनरी बर्ड को लेता है, मतलब ऑर्डिनरी बर्ड के साथ वो मार्केट जाता है, उन्हें बेच देता है और जो कुछ भी कमाता है उससे खुशी खुशी अपने घर चला जाता है, राइट। खुशी खुशी कैसे बोलते हैं हम लोग? जनरली हमको आदत क्या है खुशी खुशी की? हैप्पीली। लेकिन हैप्पीली की जगह हम इंग्लिश में इसको और एक वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, मैरीली। क्या कर सकते हैं? मैरीली, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, राइट। आई होप आपको स्टोरी का पूरा प्लॉट समझ में आ गया, राइट। अब इस स्टोरी को हमने पूरी रिटन फॉर्मेट में लिखा है और साथ ही साथ इस बात का हमने पूरा ख्याल रखा है कि जब भी स्टोरी बोलते हैं तो आपको सबसे पहले उसका ट्रैक या प्लॉट सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपको स्टोरी बोलनी कैसी है। मैक्सिमम लोगों को मैंने सुना है और मैक्सिमम लोगों को हम जो स्टोरी सुनवाने लगाते हैं तो वो एक सेंटेंस प्रेजेंट में बोलते हैं, दूसरा पास्ट में आ जाता है, फिर तीसरा फिर प्रेजेंट में आते हैं, फिर दो सेंटेंस पास्ट में आते हैं। ऐसे करके पूरी स्टोरी की वाट लग जाती है, बैंड बज जाती है। मुंबई लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं लेकिन समझ में भी जल्दी आती है, राइट। इसलिए आपको स्टोरी का सबसे पहले ट्रैक सेलेक्ट करना है कि आपको स्टोरी प्रेजेंट में बोलनी है या फिर आपको स्टोरी पास्ट में बोलनी है। जनरली स्टोरीज बताने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज बताने के लिए या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं करते, सॉरी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या क्या करते हैं? देखिए कि हम डे टू डे एक्टिविटीज बता सकते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट में बता सकते हैं। हम एक स्टोरी बता सकते हैं, वो भी हम पास्ट इंडेफिनिट में बता सकते हैं। हम डे टू डे एक्टिविटीज बता सकते हैं, वो भी हम पास्ट इंडेफिनिट में बता सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ को पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बता सकते, राइट। यूनिवर्सल ट्रुथ को हम कैसे बोलना पड़ता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलना पड़ता है। वो अब ग्रामेटिकल एक अलग विषय है वो चर्चा का, बट आई जस्ट कम टू द पॉइंट राइट नाउ। अभी मैं इस वक्त पूरे पॉइंट पे आ जाऊंगा। अभी देखिए ये जो स्लैश है, इससे पहले का पूरा प्रेजेंट में और इस स्लैश के बाद में की पूरी स्टोरी पास्ट में। सबसे पहले हम इस स्टोरी को कंपाइल करते हैं, हम इस स्टोरी को ऑर्गेनाइज करते हैं प्रेजेंट में और फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज करेंगे पास्ट में, राइट। देयर इज अ मैन, एक आदमी है, आप सुनिए, है। हिज नेम इज थिमप्पा, उसका नाम थिमप्पा है। ही इज अ बर्ड कैचर, वो एक बर्ड कैचर है। ही वेक्स अप
अर्ली इन द मॉर्निंग, वो रोज सुबह जल्दी उठता है, जागता है। ही गोज इनटू द डीप फॉरेस्ट, वो घने जंगल में जाता है। ही कैचेस अ फ्यू बर्ड्स, वो कुछ पंछियों को पकड़ता है। ही गोज टू द सिटी मार्केट, वो सिटी मार्केट जाता है। ही सेल्स द बर्ड्स दैट ही कैचेस, वो उन पंछियों को बेच देता है जो जिसे वो पकड़ता है, जिन पंछियों को पकड़ता है। वॉट एवर ही अर्न्स, जो कुछ भी वो कमाता है, ही रन्स हिज लाइवलीहुड विद दैट इनकम, उस इनकम से वो अपनी जिंदगानी चलाता है, जिंदगी चलाता है। ही हैज ए फैमिली ऑफ 4, उसके फैमिली में 4 लोग हैं। हिज फैमिली कंप्राइजेस ऑफ हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, कंप्राइजेस मतलब उसमें शामिल हैं। उसकी फैमिली में उसकी बीवी और 2 बच्चे हैं। एज यूजुअल वन डे, हमने इसको अमेरिकन स्टाइल में लिखा है एज यूजुअल, वन फाइन डे ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हर रोज की तरह वो एक दिन जल्दी जागता है। ही वेंचर्स इनटू द डीप फॉरेस्ट, वो जंगल में दाखिल होता है। वो कुछ पंछियों को पकड़ता है। जाते वक्त, वाइल गोइंग, सिटी मार्केट को जाते वक्त उसकी नजर पड़ती है एक बर्ड पर, और वो बर्ड कॉस्टली भी है और साथ ही साथ रेयर भी है। थिम्मप्पा कश्मकश में पड़ जाता है। यहां पर देखिए कश्मकश में पड़ना, फॉल्स इनटू डिलेमा, डिलेमा का मतलब होता है कश्मकश, कश्मकश में पड़ जाता है। वो सोचता है अगर वो कॉस्टली बर्ड को पकड़ता है तो वो बहुत सारे पैसे बना सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है वहां पर, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है। अगर थिम्मप्पा कोशिश करता है रेयर बर्ड को पकड़ने की, तो उसको हाथ में के पंछियों को छोड़ना है, या छोड़ना होगा, छोड़ना पड़ेगा, हैज टू, छोड़ना होगा या फिर छोड़ना पड़ेगा। अगर वो कामयाब होता है पकड़ने में तो वो बहुत सारे पैसे बना सकता है। अगर वो नाकामयाब होता है, इफ ही फेल्स टू कैच द बर्ड, देन ही शैल रिटर्न होम बेयर हैंडेड, उसे खाली हाथ लौटना है, राइट। थिम्मप्पा अपना दिमाग बदल देता है। वो सिटी मार्केट जाता है ऑर्डिनरी पंछियों के साथ, और वो ऑर्डिनरी पंछियों को बेच देता है, और वो खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। ये पूरी स्टोरी हो गई प्रेजेंट में। मैंने प्लॉट कैसा सेलेक्ट किया उसका, 99% ही होता है प्रेजेंट में। एक आध बार आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का भी प्रयोग करना पड़ता है, जैसे हमने यहां पर शल का किया है, एक आध बार। कोई भी चीज 100% नहीं होती, राइट। अगर इसी स्टोरी को आप पास्ट के प्लॉट पर सेलेक्ट करोगे तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे, लेट अस सी। अब आप देख सकते हैं यहां पे, देयर वाज अ मैन, एक आदमी था, उसका नाम थिम्मप्पा था। वो एक बर्ड कैचर था। वो सुबह जल्दी उठता था, वो डीप फॉरेस्ट जाता था, और वो कुछ पंछियों को पकड़ता था, और वो सिटी मार्केट जाता था और उन पंछियों को बेच देता था, जो पंछी उसने पकड़े होते थे बेच देता था, और जो भी वो कमाता था उससे अपना घर परिवार चलाता था। उसके फैमिली में 4 मेंबर थे। उसके फैमिली में शामिल थे कितने लोग, एक बीवी और 2 बच्चे। रोज की तरह एक दिन सुबह जल्दी उठा, वो जंगल में दाखिल हुआ, उसने कुछ पंछियों को पकड़ा। सिटी मार्केट वो जा रहा था, उस वक्त उसकी नजर एक बर्ड पर पड़ी। वो बर्ड कॉस्टली भी था और रेयर भी था। थिम्मप्पा कश्मकश में पड़ गया। उसने सोचा कि अगर उसने उस बर्ड को पकड़ा तो बहुत सारे पैसे कमा सकता था, लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम थी कि अगर थिम्मप्पा ने कोशिश की उस रेयर बर्ड को कैच करने की, तो उसे हाथ में के बर्ड्स को छोड़ना पड़ता था, हैड टू, छोड़ना पड़ता था, करना पड़ता था। और अगर थिम्मप्पा कामयाब रहा तो वो बहुत सारे पैसे कमा सकता था, राइट। और अगर वो नाकामयाब रहा तो वो सारे पैसे उसे खाली हाथ घर जाना पड़ता था। ही शुड गो बेयर हैंडेड। थिम्मप्पा ने अपना दिमाग बदला। वो सिटी मार्केट गया, उसने ऑर्डिनरी बर्ड्स को बेच दिया, और वो खुशी खुशी अपने घर चला गया। तो आपको स्टोरी का प्लॉट सही सेलेक्ट करना है। स्टोरी का जो प्लॉट है वो बिल्कुल सही सेलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। एंड आई एम श्योर कि आपके लिए काफी इंसाइटिंग रहा, काफी थॉट प्रोवोकिंग रहा,
और ये एक बहुत बढ़िया तरीका होता है इंग्लिश सीखने का, अपने सेंटेंसेस को ठीक से ऑर्गेनाइज करने का। और इस स्टोरी से बहुत सारे वर्ड्स तो आए, और एक बात है, इसमें हमारे सिनोनिम्स भी आगे इस सीरीज में हम बहुत इन डेप्थ जाने वाले हैं। और आगे इस सीरीज में आपको बहुत सारे जो डायमेंशंस हैं, जो इस एक वीडियो के अंदर तो सारे डायमेंशंस या फिर सारे आयाम कवर नहीं हो सकते हैं, कई सारे आयाम हम आने वाले सेशंस में कवर करने वाले हैं कि एक स्टोरी से आप कितनी चीजों को सीख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में उसका जिक्र किया था, वोकैबुलरी हो सकती है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, हमारा प्रेजेंटेशन हो सकता है, हमारा प्रोनाउंसिएशन भी हो सकता है, हमारा टोन हो सकता है, हमारी वॉइस हो सकती है। आगे आने वाले सेशंस में हम इन सब चीजों के बारे में बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वर्ड्स चाहे 100 एक्सप्लोर कर पाए हम एक स्टोरी के अंदर, और 100 वर्ड्स लेने की जरूरत नहीं है, आप 20 वर्ड से भी चला सकते हैं, लेकिन एक्सप्लोर आप काफी सारे वर्ड्स को कर सकते हैं। और वो कैसे एक्सप्लोर करेंगे, आने वाले सेशंस में, आने वाले द इंग्लिश स्कॉलर सीरीज में हम इसको डिकोड करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा कंटेंट है, सब तक पास होना चाहिए। सो वी ऑन द बिहाफ ऑफ इंडॉक्स इम्पैक्ट रिक्वेस्ट यू टू फॉरवर्ड दिस कंटेंट एट द सेम टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।